आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। हादसे में करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस और पिकअप की आमने सामने टक्कर में यह भीषण हादसा हो गया। कोढ़ा थाना क्षेत्र में NH 31 पर बसगाड़ा चौक के पास की घटना है। पिकअप पर सवार लोग झारखंड से किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर पूर्णिया लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार बेकाबू बस ने पिकअप में सीधी टक्कर मार दी। लोग बस ड्राइवर के शराब के नशे में होने की बात कह रहे हैं। जिला प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेजा है। लोग को मारते हुए भागा था, किसी को ठोका होगा हरदा में या गेरावाड़ी में, कुछ आदमी को ठोका। नशे में बहुत ज्यादा था वो, उसको समझ में नहीं आया तो ओवरटेक करके उसको घींचते रहा गाड़ी और लास्ट में जाके बकरी पार्क में पिकअप वाले को बहुत बुरी तरीके से ठोका, जिसमें कि 15-17 आदमी लोड थे उसकी गाड़ी पे। 15 से ज्यादा ही, 17 से ज्यादा ही हो गए, कम नहीं हो गए, जिसमें कि 10 आदमी की अकाल मृत्यु वहीं पे हो गई। पहला घटना है, हमने कभी अपने लाइफ में ऐसा घटना नहीं देखा। एक तरफ से लाशें बिछाई हुई थी, लगभग 10 लोगों की मौत हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे भूचाल सा आ गया। कारण क्या रहा? कारण ऐसा था कि दारू पिए हुए था। कौन? ड्राइवर साहब शायद दारू पिए हुए था, इसलिए ऐसा। बस चालक? जी, बस चालक दारू पिए हुआ था, इस तरह का घटना हुआ। कोढ़ा में गैराबाड़ी चौक के पास में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें एक बस और एक पिकअप की टक्कर हुई थी, जिसमें जो है लोग घायल भी हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हुई है। तो जितने भी घायल लोग हैं उन सबको पूर्णिया मेडिकल कॉलेज तुरंत भेज दिया गया है, रेफर कर दिया गया है। और ये बहुत ही दुखद और बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हुई है। ये लोग पूर्णिया जिला के हैं, आदिवासी? हाँ वही समाज के हैं, कहाँ से? अनुसूचित जनजाति समाज के हैं। ये लोग झारखंड से आ रहे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। ड्राइवर को भी जख्मी है और करीब 25-30 आदमी और जख्मी है, जिसको इलाज हेतु भेजा गया है। बिहार में गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला जारी है और हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल लगातार किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिवान और पटना की। पहली तस्वीर सिवान के हबीबनगर मिश्रौली गांव की है, जहां बिजली के तार से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आगजनी में लाखों की फसल जलकर राख हो गई। दूसरी तस्वीर राजधानी पटना के सुडीहा गांव की है, जहां 2 बीघे में लगी गेहूं की खेत में आग लग गई। गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि खेत से गुजर रहे हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लगी होगी। मोतिहारी से एक दर्दनाक और संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। 3 दिनों से लापता एक युवक का शव तालाब से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक का शव लखौड़ा थाना क्षेत्र के सरसौला पोखर के पास से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसवरिया बंगाली कॉलोनी निवासी जुगल चंद्र दास के रूप में हुई, जो 8 अप्रैल को सुबह घर से ऑटो लेकर निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने 9 अप्रैल को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई थी। फिर बार दिन गाड़ी चलाया, 6 बजे तक आदमी सब देखा, बाद में नहीं देखा। बुधवार बृहस्पतिवार दिन नहीं गया घरे, रात कनी सवेरे देखो तनी गरी नहीं के घरे। नहीं किया उसका बहुत सब खोजा, जहाँ भी बेटा के अभी उठा के लिया है वहाँ भी खोजा, नहीं मिला। आज कहाँ से वहाँ चलाया, बिहान बेरा कितना खोजा है, यह नहीं मिला। 9 तारीख को कंप्लेन किया और 9 तारीख को ही ये हमारे पास आया, तो हम इसके, यही उसका कंप्लेन है, यही उसका फोटो है। तो हमने इसके कंप्लेन को सदर 2 DSP और आरक्षी अधीक्षक को भेजा कि भाई गंभीर मामला है, रिक्शा वाला का क्या हुआ तो देखिए। तब इन लोगों ने FIR 9 तारीख को एंट्री किया और इसकी तलाशी की। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भासा ने निजी प्रैक्टिस पर रोक के फैसले का विरोध जताया है। निजी प्रैक्टिस रोक पर भासा का विरोध, फैसले को खेदजनक बताया है और निजी प्रैक्टिस पर रोक अनुचित है, ये कहा गया है।
समिति से भाषा को बाहर रखा गया। दूसरी कमेटी में भी स्थान नहीं मिला। अंतिम अनुशंसा पर संदेह जताया गया है और एक सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है, भाषा की तरफ से कहा गया है और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, तो अब ये विरोध इस पर जताया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए शिप्रा, 7 निश्चय 3 के तहत सीएम नीतीश कुमार ने जो घोषणा की थी उसके एवज में जो है आज संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें एलोपैथ चिकित्सक जो हैं उनके निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया गया है और इसके बाद साफ कहा गया है कि अब एक विस्तृत जो गाइडलाइन है वो जल्द जारी किए जाएंगे। इस बीच बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ जो भाषा है संगठन डॉक्टरों का, इन्होंने साफ तौर से इसका विरोध जताया है और कहा है कि जो पूरी कमेटी है इस कमेटी से भाषा को बाहर रखा गया था और दूसरी बार भी भाषा के जो मेंबर हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे में जो है कहीं से ये सही नहीं है, ये अनुचित बनाया है। दूसरी तरफ कहा है कि आयुष और जो दंत चिकित्सक हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है, यानी वो निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर भी सरकार को सोचना होगा और भाषा ने एक तरफा और व्यवहारिक निर्णय बनाते हुए अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर संकल्प पत्र को सरकार तत्काल स्थगित नहीं करती है, दोबारा कमेटी का गठन कर भाषा को शामिल नहीं करती है, तो भाषा बड़ा और कड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। शिप्रा। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर है, जहां चकिया थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पलटू बेलवा गांव के पास के चिमनी के समीप पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरकर 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे खेलते खेलते गड्ढे के पास पहुंच गए और फिसलकर उसमें गिर गए, जिससे उनकी जान चली गई। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे खुले और खतरनाक गड्ढों को जल्द भरने की मांग की है। को बच्चा नहाने के लिए गया है, का पोखर है, दोनों नहाने के लिए गया है, दोनों एक में टपा है। अब ज्यादा जो गहरा था नहीं और डूबने जब लगा है तो इसको पकड़ा है और इसको पकड़ा है, तो दोनों बैठ गया है, नीचे डूब गया है। आधा घंटा के बाद जब इसमें भैंसों भी चला रहा था, वो सब कहा है कि दोनों लड़का डूब गया, इसमें डूब गया। तो हम लोग गए हैं, इसके बाद में देखे हैं तो नीचे बैठा हुआ था, तो निकाले। बेगूसराय की चर्चित रिंकू कुमारी हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने हत्याकांड की जांच आईजी विकास वैभव को सौंपी है। पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या बताया था, लेकिन कोर्ट ने पुलिस के जांच को पूरी तरह से नकारते हुए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं और फिर से अनुसंधान के आदेश दिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय के जज संदीप कुमार ने स्थानीय पुलिस के ढुलमुल रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इस हाई प्रोफाइल केस के जांच की कमान बिहार पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी विकास वैभव को सौंपी है। हाईकोर्ट ने बेगूसराय पुलिस से ये केस छीनकर आईजी विकास वैभव के अधीन एक विशेष अनुसंधान टीम एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने तेजस्विनी कुमारी की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि स्थानीय पुलिस ने जांच की दिशा ही बदल दी थी। जहां परिजनों ने इसे सोची समझी हत्या करार दिया था, वहीं पुलिस ने बिना पुख्ता आधार के इसे आत्महत्या बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जस्टिस संदीप कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि सही और निष्पक्ष अनुसंधान निष्पक्ष मुकदमा चलाने के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है और स्थानीय पुलिस की जांच में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 5 साल पहले हुई रिंकू कुमारी की संदिग्ध मौत, रिंकू कुमारी का शव फंदे से लटका मिला था। पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए बीरपुर बेगूसराय से जुड़े एक मामले में जिसमें एक महिला वार्डन की हत्या हो गई थी, ऐसा उसके परिजनों ने आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि वह एक सुसाइड था और पुलिस ने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी किया। लेकिन जब उस फाइनल रिपोर्ट को चैलेंज यहाँ हाईकोर्ट में किया गया, तब यह देखा गया कि बहुत सारी चीज थी जिस पे जांच वैसे नहीं हुआ था जैसे होना चाहिए था। बहुत सारी कमियां जांच के क्रम में आई, तो हाईकोर्ट ने निर्देशित किया बिहार पुलिस को कि आईजी विकास वैभव के अंडर में एक टीम बनाइए और टीम बना करके जांच करके टाइम एक सुनिश्चित करिए और उस टाइम में हमें रिपोर्ट दीजिए।
फारबिसगंज के दोहरे हत्याकांड मामले के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अररिया एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। आरोपी अफजल खान और अनुज पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपी ने बताया कि दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण बनी हुई है और पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने से बचें। जो फारबिसगंज में जो घटना घटी थी उससे संबंधित है। इसमें जो मृतक हैं, मृतक के परिजनों द्वारा जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा भी आवेदन दिया गया, उस पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है एवं पुलिस के तरफ से भी एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। इसी क्रम में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक मोहम्मद अफजल खान है, उनका फेसबुक आईडी है। अब इनकी जो है वेरिफिकेशन की जाएगी और ये जहां भी होंगे इनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरा है आईडी एक अनुज पाठक है, इनके फेसबुक आईडी हो सकता है, नाम जो है कुछ और भी हो सकता है। इनके द्वारा भी जो है ये भड़काऊ और आपत्तिजनक जो मैसेज किया जा रहा है, तो ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुंगेर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सफिया सराय थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार की पत्नी ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। शनिवार की शाम मधु कुमारी ने चंदन कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से अपने सीने में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में उन्हें मुंगेर के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि शनिवार की सुबह पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। लोगों को सूचना मिली, सफिया सराय में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर, उसकी वाइफ जो के साथ में लोग रहते थे अपने किराए के मकान में, वहाँ पे सूचना मिली कि उसने वाइफ ने अपने को शूट कर लिया है इनके सर्विस पिस्टल से। तो जैसे ही थाना प्रभारी को सूचना मिली तो उन्होंने एसडीपी और हमको सूचना दी। हम लोग भी यहाँ पे मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में आए हैं इनका इलाज के क्रम में। अभी डॉक्टर ने बता दिया है कि ये इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है, जो वाइफ है इनकी। और क्योंकि घटना जो है सर्विस पिस्टल से हुई है, तो अभी हम लोगों ने एफएसएल की टीम को भी यहाँ पे बुला लिया है। साक्ष्य हम लोग एकत्रित सब कर रहे हैं, कैसे क्या घटना हुई, किस कारण से हुई है और कैसे हुई है। एक्चुअली गनशॉट का कभी मामला आया 6:30 के अराउंड हमारे अस्पताल में। तो वो पेशेंट ब्रॉड डेथ थी, मतलब मरी हुई आई थी। लेकिन फिर भी हमने अपना प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो करके उनको डेथ ही थी तो डिक्लेयर कर दिया ब्रॉड डेथ। गोली कहाँ लगा था? गोली एकदम लेफ्ट साइड चेस्ट, मतलब चेस्ट के लेफ्ट साइड में लगा था और दोनों टाइप के वुंड थे, एंट्री वुंड भी थे और एग्जिट वुंड भी थे। मतलब यहाँ पे ब्रॉड डेथ थी और एक्चुअली गोली निकल चुका था, परफोरेटेड वुंड था ये। मुंगेर सफियाबाद थाने में पदस्थापित एएसआई चंदन कुमार की पत्नी ने आज चंदन कुमार के सर्विस पिस्टल से गोली मार के खुदकुशी कर ली। हालांकि खुदकुशी का जो वजह है अभी तक खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन कहना है कि पति और पत्नी के बीच की विवाद को लेके ही ये घटना घटी। अब इसमें आने वाला समय में देखना होगा कि ये विवाद कहाँ तक जाता है, क्योंकि ये जो है सर्विस पिस्टल से जो है खुदकुशी की गई है। मौके पे एसपी के अलावा जिला के जो भी वही पुलिस पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं, एफएसएल की टीम आई हुई है, उन्होंने भी जांच किया है। अब बात क्या निकल के आएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि अभी कोई भी कुछ कहने से मना करता है कि जब तक जांच नहीं हो जाए कि मामला क्या था, कैसे उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, या खुदकुशी के पीछे क्या वजह थी। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के गवर्नर गांव के इस्लामिया मदरसा में हथियार और जिंदा कारतूस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले में पुलिस की ओर से कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद मदरसे को सील कर दिया गया। वहीं अब बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज स्वयं जांच के लिए मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि मदरसे में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है। संबंधित आलिम को निर्देश दिया गया है कि छात्रों की शिक्षा प्रभावित ना हो और इसके लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जो चल रहा था
चकिया का कोई मदरसा है जी। वहाँ पे एक जिंदा कारतूस और एक रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी मिला, उसी सिलसिले में उस मदरसे की जांच करने हम आए थे कि हकीकत क्या है। तो देखा कि एक रूम को प्रशासन ने सील किया हुआ है, तो बाकी ग्रामीण लोगों से मिल करके हम बोले कि आप अपना पठन पाठन शुरू कीजिए, ये प्रशासन का काम है, वो अपना अनुसंधान करेगा और जो भी होगा नियम संगत वो काम होगा। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां कोचस प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार के साथ उनके ही कार्यालय में मारपीट की गई। घायल बीईओ को तुरंत कोचस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनके पीठ और हाथ में लगे गंभीर चोटों का इलाज किया जा रहा है। स्थानीय राजद कार्यकर्ता राजू यादव पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। अरविंद कुमार का कहना है कि आरोपित की ओर से 50,000 की रंगदारी मांगी जा रही थी। विरोध करने पर उनके कार्यालय में आकर मारपीट की गई। पीड़ित अधिकारी ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, सोने की चेन छीनने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई राजू यादव हैं आरजेडी के नेता, और मध्य विद्यालय बलथरी के जो हेडमास्टर है दिनेश यादव, उनके भाई हैं। उनके द्वारा पिछले कई दिनों से मुझे परेशान किया जा रहा था। कल भी फोन करके 50,000 रुपया की रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई, और हम इसको हल्के में लिए। और आज फिर उनके द्वारा कॉल किया गया, कॉल करके बोला गया कि पैसा पहुंचा दीजिए। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहरीली शराब कांड में अहम जानकारी मिली है। जहरीली शराब बनाने वाली स्प्रिट नोएडा से मंगाई गई थी। स्प्रिट के जार पर सुपर पावर SW68 हाइड्रोलिक ऑयल लिखा है। छापेमारी में 26 लीटर वाले 50 जार बरामद किए गए हैं। पिपरा कोठी, तुरकौलिया और रघुनाथपुर से बरामदगी हुई। सभी जिलों के पुलिस को अलर्ट भेजा गया है। दूसरे जिलों में भी सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। थानों, चौकीदारों और दफादारों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। आरोपी राजा कुमार की इसमें अहम भूमिका सामने आई। कन्हैया राय के साथ मिलकर ये स्प्रिट मंगाई गई थी। सरेंडर करने वाले सुनील साहा की भी भूमिका इसमें पाई गई है। आरोपियों के मोबाइल का CDR और मूवमेंट चार्ट तैयार किया जा रहा है। बैंक खातों के 1 साल के लेन देन की जांच जारी है और सभी संदिग्ध ठिकानों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी है। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी अब तेज हो गई है। 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। मंत्री श्रेयसी सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि इस कानून से महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी और इस कानून के तहत लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं श्रेयसी सिंह ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता ही बिहार का अगला सीएम बनेगा और उनका काम बिहार के विकास की गति और तेज करना होगा। बंधन अधिनियम जो 2023 के सितंबर में पार्लियामेंट में पारित किया गया और आज एक सशक्त कानून बनने जा रहा। इस कानून के तहत 33% का आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभाओं में मिलेगा। सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि महिला कार्यकर्ताओं को भी उचित स्थान मिले। मुझे लगता है कि
भावी मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो और निश्चित रूप से उनका कार्य बिहार के विकास की गति को और तेज करना होगा। दरभंगा में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित सृजनी सेंटर फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम का समापन हुआ। 2 दिवसीय इस आयोजन में देश भर से आए बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय गरिमा से महिला नेतृत्व विकास तक रहा, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में फिल्म का प्रदर्शन किया गया और दरभंगा से गरिमा, आजीविका और महिलाओं की भागीदारी शीर्षक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। और इन लोगों के मन में आया जो मिथिला का विकास कैसे हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी को ये लोग शहर जमीन पर उतारने के लिए मखाना का खेती, यहाँ पर मछली के लिए, यहाँ पर विभिन्न और यहाँ का विकास पर इन लोगों का ध्यान आया है। इसी के तहत ही सेमिनार हुआ था और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं। निश्चित रूप से सृजनी सेंटर फॉर डेवलपमेंट जो इनका संस्था, नया संस्था बना करके और महिलाओं के उत्थान की बात जो इन्होंने किया है, तो उसमें हम लोग शिरकत किए। और यार